Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने एक नई फॉर्मूला देखी थी, कोई भी बी वाई एक्स या बी एक्स वाई हो, आर इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स बी ए वाई एक्स के लिए था एंड आर इंटू एस एक्स अपॉन एक्स वाई था बी एक्स वाई के लिए। तो इन शॉर्ट वो फॉर्मूला से रिलेटेड हमने 3 एग्जाम्पल्स, ऑलमोस्ट 3-4 एग्जाम्पल किए थे और आपको 3 सम दिए भी थे। ज़्यादातर किसी को डाउट आया नहीं है, ठीक है। फिर भी आज हमें देखना है वैसा ही एक नया फॉर्मूला। वैसे फॉर्मूला तो हम ये देख चुके हैं, बेसिक फॉर्मूला थी हमारी कोरिलेशन में यही, तो उससे रिलेटेड ही एग्जाम्पल है। हम देखने वाले हैं सम नंबर 41 और यहाँ पे आप डिटेल देख सकते हो, पेज नंबर 120 अगेन इन न्यू एडिशन, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, ऑब्टेन द रिग्रेशन इक्वेशंस, प्लूरल फॉर्म है, 2 इक्वेशंस हमें फाइंड करने हैं एंड एस्टिमेशन भी बोला गया है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एस्टिमेट x फॉर y इज इक्वल टू 25। अब डेटा क्या है, तो हमें दिया गया है x बार एवरेज ऑफ x दैट इज 25.5, हमें दिया गया है y बार 40, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया गया है sx 2.4, sy 6। पर कहानी में ट्विस्ट अब है, यहाँ पे r नहीं दिया है। लास्ट टाइम के सम में भी यही डेटा होता था मगर हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट देते थे। अब फर्क क्या हो गया है, अब हमें दिया हुआ है कोवेरिएंस बिटवीन वेरिएबल x एंड y जो कि है 11.52 एंड इसके बाद एज यूजुअल उसी तरह से हमें काम करना है। फॉर्मूला बदली है, मैं पहले ही कह चुका हूँ, आत्मा वही है, बॉडी बदलती रहती है, वैसे ही इक्वेशंस वही हैं, फॉर्मूला बदलती रहती है। फर्स्ट इक्वेशन हमारा वैसे ही रहेगा, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। सो लिखने का फॉर्मेटिंग भी आप लोग अच्छे से भेज रहे हो, होमवर्क में भी हमने ऑब्जर्व किया। फिर भी 1-2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कुछ चीज़ें नहीं लिखते हैं, ये टाइटल देना भूल जाते हैं, नंबरिंग नहीं कर रहे हैं, तो खास वो चीज़ें करेक्ट कर लेना, आपके ही फायदे के लिए है ये सभी चीज़ें। 70 आउट ऑफ 70 लाना है तो परफेक्ट फॉर्मेट ज़रूरी है। बी वाई एक्स की फॉर्मूला में क्या होगा, तो सबसे पहली फॉर्मूला जो हमने रिग्रेशन का लेक्चर था उसमें समझाया था, कोरिलेशन में भी कोवेरिएंस वाली फॉर्मूला आती थी, कोवेरिएंस डिवाइडेड बाय एस एक्स इंटू एस वाई, आर की वैल्यू। अब यहाँ पे क्या होगा, तो सिंपल सा पार्ट है, कोवेरिएंस बिटवीन वेरिएबल एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय एक्स है तो नीचे खाली आएगा क्या, एस एक्स का स्क्वायर, अगर वाई हो तो एस वाई का स्क्वायर। तो वैसे ये काम और ईजी हो गया है, 11.52 डिवाइडेड बाय 2.4 का स्क्वायर, ठीक है, यानी 2 अगर हम करें 2.4 का स्क्वायर तो वो होता है 5.76, यानी 11.52 डिवाइडेड बाय 5.76। ये लिखना ना चाहो और सीधा 2.4 का स्क्वायर से डिवाइड कर देते हो तो भी चलेगा, यानी 11.52 अपॉन 5.76 दैट इज एग्जैक्टली 2, यानी बी वाई एक्स मिल चुका है। अब हमें चाहिए वैल्यू ऑफ स्मॉल ए। स्मॉल ए के लिए हम क्या करेंगे, तो a इज इक्वल टू एज यूजल y बार माइनस बी वाई एक्स इंटू एक्स बार। y बार की वैल्यू हमें दी गई है 40, बी वाई एक्स अभी अभी हम लेके आए 2, x बार है 25.5, यानी 40 माइनस ये होगा 51, तो ये a जो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है -11, ठीक है। तो दोनों मिल चुके हैं, सब्सटीट्यूट कर देते हैं वैल्यू, पुट a इज इक्वल टू -11 एंड बी वाई एक्स इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो वो फॉर्मेट जो आगे हम यूज़ कर रहे थे सेम कंटिन्यू कर रहे हैं, कोई चेंज नहीं है, -11 प्लस 2 टाइम्स x, ठीक है। माइनस नंबर आए तो ऑलवेज ब्रैकेट यूज़ करो ताकि आपको भी पता चले, पेपर चेक करने वाले को भी पता चले, प्रॉब्लम ना हो। अब एस्टिमेशन में x की वैल्यू नहीं दी है, एस्टिमेट x करना है फॉर y, यानी इसमें एस्टिमेशन नहीं आएगा, हमें दूसरी लाइन में एस्टिमेशन करना है, यानी रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y में हमें चाहिए वैल्यू। जो भी वैल्यू दी जाती है वो राइट साइड में, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ढूंढना होता है वो लेफ्ट में होना चाहिए। राइट साइड पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, सॉरी, एंड लेफ्ट पे होगा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। सो x इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स वाई इंटू वाई। ગુજરાતીમાં કહીએ તો જે કિંમત આપેલી હોય જમણી બાજુ મૂકવાની તો ડાબી બાજુનો જવાબ મળે। इंडिपेंडेंट वेरिएबल राइट साइड पे होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल लेफ्ट साइड पे, ठीक है। और अब रख देते हैं वैल्यू बी एक्स वाई इज इक्वल टू कोवेरियंस
बिटवीन वेरिएबल एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय नीचे वाई वाला पार्ट यानी एस वाई का स्क्वायर. सो वी हैव कोवेरियंस 11.52 डिवाइडेड बाय एस वाई यानी 6 का स्क्वायर. सो 11.52 डिवाइडेड बाय 36, तो वो होगा हमारा बी एक्स वाई. यानी हमें बी एक्स वाई की वैल्यू हमारे कैलकुलेटर जी की मदद से मिलेगी 11.52 डिवाइडेड बाय 36, दैट इज़ 0.32. ठीक है, तो बी एक्स वाई मिल गया है. अब करना क्या है, तो अब रख देंगे हमारे इक्वेशन यानी फॉर्मूला में ए यानी एक्स बार माइनस बी एक्स वाई इंटू वाई बार. तो वेरिएशन खाली ये फॉर्मूला का है दोनों जगह पे, बाकी कैलकुलेशन उसी तरह से हो रही है जैसे हम करते आ रहे थे. ठीक है, एक्स बार की जगह पे 25.5 माइनस 0.32 इंटू वाई बार की वैल्यू है 40. सो 25.5 माइनस कैलकुलेटर जी की ज़रूरत 0.32 इंटू 40 करना है हमें. सो दैट इज़ 12.8. सो 12.8 माइनस करते हैं और उसमें से 25 में से माइनस करेंगे तो मिलेगा 12.7. तो वैल्यूज़ मिलती जा रही है हमें, एज यूजुअल वही काम करना है. सो पुट कैपिटल ए इज इक्वल टू 12.7, बी एक्स वाई इज इक्वल टू 0.32 इन इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, नंबरिंग खास ध्यान रखना है, रहना जाए, जैसे रह गया तो याद आ जाता है वैसे. सो 12.7 प्लस 0.32 इंटू वाई. सो मिल चुका है हमें. और एस्टिमेशन उन्होंने पूछा है यहाँ पे, उन्होंने हमें कहा है एस्टिमेट x फॉर y इज इक्वल टू 25. ठीक है, सो सिंपली यहीं पे रख देते हैं, पुट y इज इक्वल टू 25. सो x कैप एस्टिमेटेड वैल्यू मिलेगी हमें 0.32 इंटू 25. ठीक है, 0.32 इंटू 25. तो 0.32 इंटू 25 करेंगे तो वो हमें मिलेगा एग्जैक्टली 8. तो 12.7 प्लस 8 यानी हमारा एस्टिमेशन जो है वो हमें मिल रहा है एग्जैक्टली 20.8. ठीक है, सो 12.7 प्लस 8 करते हैं तो वो मिलेगा 20.8. तो सम बहुत ही प्यारा है, खाली फॉर्मूला का ही पार्ट यहाँ पे जो है वो थोड़ा बदल रहा है. ठीक है, तो इसके जैसा सेम एग्जाम्पल है 38 नंबर का जिसमें कोवेरियंस 112 दिया है. ठीक है, तो वो सब मैं आपको नहीं करवाऊंगा क्योंकि वो इसके जैसा ही है, सेम टू सेम, खाली एक ही लाइन पूछी है और एस्टिमेशन भी नहीं पूछा है, यानी यहीं तक का सम रहता है पहला पार्ट. तो वो हम होमवर्क में आराम से कर पाएंगे, आई मीन आप लोग होमवर्क में आराम से कर पाओगे. ठीक है, तो अब छोटा सा एग्जाम्पल समझने के बाद हमें समझना है प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थियरी के लिहाज से. 5 प्रॉपर्टीज है, समझने का काम बाकी है, तो हम वो देख लेते हैं. सो प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट होती थी वैसे ही है प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स. पहली प्रॉपर्टी है जो कि हमें दिया गया है, दैट प्रोडक्ट ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स. आपको तो वैसे ये टाइटल ही लिखने होते हैं, प्रूफ जो है वो समझाने के लिए दी गई है बुक में. बुक में आप देख सकते हो पेज नंबर 89, 90 के ऊपर दिया हुआ है. ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स इज इक्वल टू, ये नॉर्मल वर्ड्स में लिखा है, इक्वेशन को कन्वर्ट करके, इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट. टेक्निकली अगर कहें तो इनका ये सेंटेंस है, उसका मीनिंग ये होता है बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर. ठीक है, अब प्रूफ के लिहाज से अगर बात करें, प्रूफ में समझाऊंगा, आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो. ठीक है, मगर एग्जाम में प्रॉपर्टीज लिखनी होती है, खाली टाइटल ही लिखने होंगे. जिसमें अभी हमने जो एग्जाम्पल में फॉर्मूला यूज़ की, मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई. इसकी फॉर्मूला थी आर इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स, इसकी फॉर्मूला थी आर इंटू एस एक्स अपॉन एस वाई. एंड वी कैन ऑब्जर्व दैट एस वाई एस एक्स क्रॉस में कैंसिल होते हैं, बचता क्या है आर स्क्वायर. ठीक है, यानी अगर उसे एज अ पार्ट ऑफ फॉर्मूला ऑब्जर्व करना है कि जब आपको बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई दिया जाए
तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे और इसे दूसरे फॉर्मेट में लिखा जाता है, दोनों साइड स्क्वायर रूट लिया जाए या r इज इक्वल टू कहे तो लिखा जाता है स्क्वायर रूट ऑफ बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। आप स्कूल में 11th-12th में ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ चुके हो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ चुके हो, गुणोत्तर श्रेणी, उसमें आता था जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। तो जी को कहा जाता था ज्योमेट्रिक मीन, जी હતો એને કહેતા હતા આપણે ગુણોત્તર મધ્યક। तो यही फॉर्मूला ऑलमोस्ट कनेक्ट हो रही है, तो इसीलिए आप देख सकते हो लास्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, लास्ट लाइन में कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। तो ये भी याद रखना है आपको, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज ज्योमेट्रिक मीन એટલે ગુણોત્તર મધ્યક કહેવાય ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। એટલે કે એવું કહી શકાય કે સહસંબંધાંક છે તે નિયત સંબંધાંકોનો ગુણોત્તર મધ્યક છે, गुजरातीમાં કહેવું હોય તો, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी एपी जीपी कहा जाता था, समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणीનો जो भाग છે એના જેવી જ फॉर्मूला છે। तो इसी वजह से ये दूसरा स्टेटमेंट भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, वैसे ऑब्जेक्टिव में प्रूव दैट आउ पूछी शकाय, प्रूव दैट कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। तो आपको ये 3 स्टेप करके प्रूव करना होता है, वैसे कम पूछा गया है मगर रिस्क नहीं लेने का, प्रॉपरली आप इसे तैयार कर लेना, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका प्रूफ है ऐसा हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, यानी साबिती कही शकाय, पूछवानी जरूरियात ओછી રહે છે एग्जाम में, પણ તો પણ જોઈ લેજો, ओके। दूसरा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दूसरी प्रॉपर्टी एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से, बी वाई एक्स बी एक्स वाई एंड आर हैव ऑलवेज सेम साइन, ठीक है। यानी तीनों की साइन सेम होनी चाहिए, एक पॉजिटिव है, अगर r की वैल्यू पॉजिटिव आई तो बी वाई एक्स बी एक्स वाई दोनों पॉजिटिव, तीनों सेम होंगे। यानी अगर बी वाई एक्स नेगेटिव है तो r भी नेगेटिव होगा, तीनों के तीनों नेगेटिव। क्यों? क्योंकि वो तीनों की बेसिक फॉर्मूला के ऊपर से समझाओ तो r इज इक्वल टू होता है ये, बी वाई एक्स होता है कोवेरियंस डिवाइडेड बाय एस एक्स स्क्वायर एंड बी एक्स वाई होता है कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई डिवाइडेड बाय एस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप देखो तो r को छोड़ो, पहले हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं स्क्वायर्स, ये वेरियंस ही हुआ, एस एक्स स्क्वायर एंड एस वाई स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, वो तो पॉजिटिव रहेंगे। यानी हमारा बी वाई एक्स या बी एक्स वाई साइन पॉजिटिव या नेगेटिव डिपेंड किसके पे ऊपर करेगा, कोवेरियंस के ऊपर। और जो भी वैल्यू हम रखते हैं, डेटा तो कॉमन ही होता है, ठीक है, टेबल के ऊपर से लाओ या हमें क्वेश्चन में दिया जाए, हमने अभी तक जो भी सम किए, लास्ट सम जो किया पहला, उसमें भी कोवेरियंस की वैल्यू बी वाई एक्स बी एक्स वाई में क्या रखी थी, सेम। यानी अगर इसमें पॉजिटिव है बी वाई कोवेरियंस की वैल्यू तो बी वाई एक्स पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी बी एक्स वाई क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है, दोनों पॉजिटिव होंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी रखोगे, इन शॉर्ट सेम डेटा अगर यूज करते हो तो कोवेरियंस बी एक्स वाई में रखो, कोवेरियंस यहाँ पे रखो, कोवेरियंस यहाँ पे रखो, तीनों की साइन हमेशा क्या रहेगी, सेम। बीइंग एस एक्स एंड एस वाई, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हमेशा हम पॉजिटिव ही लेते हैं, ठीक है, वो पॉजिटिव ही होती है, तो यहाँ पे आपको वो भी आंसर पॉजिटिव मिलेगा। इन शॉर्ट ये पूरा जो पार्ट है बुक में अंदर क्लियरली लिखा हुआ है, मैं पढ़ भी लेता हूँ ताकि आपको कष्ट ना रहे। नीचे दिया है ब्रैकेट में, एज एस एक्स एंड एस वाई आर ऑलवेज पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर तो स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव है, तो आपकी ओवरऑल साइन बी वाई एक्स बी एक्स वाई आर तीनों की साइन डिपेंड किसके ऊपर करेगी, कोवेरियंस के ऊपर। यानी अगर आपका कोवेरियंस पॉजिटिव है तो वो तीनों में पॉजिटिव वैल्यू देगा आर की, बी वाई एक्स की बी एक्स वाई की। अगर कोवेरियंस नेगेटिव है तो तीनों की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, ठीक है। ये यूजफुल क्यों है या इंपॉर्टेंट क्यों है, तो उसके लिए बीच में मैं एक एग्जाम्पल को एंटर करवाऊंगा, यस, क्योंकि समझने के लिए तभी पता चलेगा जब आपको ये ऑब्जर्व करने का मौका मिलेगा। एक बार पूछा भी जा चुका है एग्जाम में, ठीक है, यूनिवर्सिटी में भी कई बार आ चुका है ऐसा क्वेश्चन, जब आपको 2 वैल्यू दी जाए और तीसरी वैल्यू ढूंढनी होती है, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रू और फॉल्स जैसा पार्ट भी है, 52 जो है उसका बी, तो ये प्रॉपर्टी से कनेक्टेड है 52 का बी।
आप प्रॉपर्टी के बीच में लिखना, जैसे मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसी का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा है, चेक द वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट, ठीक है, यानी चेक करना है हमें कि क्या ये स्टेटमेंट सही है। बी वाई एक्स की वैल्यू 0.8 है, आई मीन बी वाई एक्स की वैल्यू -0.8 है, बी एक्स वाई की वैल्यू -0.45 है एंड आर की वैल्यू 0.6। अब यहाँ पे आर पॉजिटिव दिया है, ठीक है, तो वैसे जो अभी मैं कह दूँ सीधा प्रॉपर्टी के ऊपर से, तो ये हमेशा क्या है, आर की वैल्यू जो है वो भी क्या होनी चाहिए, नेगेटिव, बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी। मैथमेटिकली हमें आंसर कैसा मिलेगा, देखो मैं बताता हूँ। अगर मैं आर ढूंढता हूँ फ्रॉम बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई, तो मैथमेटिक्स की वजह से तो आपको जो स्टेटमेंट दिया गया है, उन्होंने दिया है, उसके ऊपर विश्वास हो ही जाएगा। दैट 0.45 इंटू 0.8 कर देते हैं, 0.45 इंटू 0.8 एंड आप ऑब्जर्व करते हो ये माइनस माइनस तो क्या हो गया प्लस 0.36, तो आप आंसर क्या लिख दोगे, स्क्वायर रूट निकालोगे, आंसर क्या मिलेगा 0.6। मगर आपको पता है स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसके दो आंसर होते हैं, वर्गमूल काढो એટલે બે संख्या હોય, प्लस और माइनस, यानी यहाँ पे वैसे दो ऑप्शन होते हैं, या तो प्लस 0.6 लिखो या तो माइनस 0.6। यहाँ पे प्लस 0.6 लिखा है जो कि गलत होगा। क्यों? क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल इस जगह पे करना पड़ेगा। जनरली जल्दी जल्दी में सब पॉजिटिव यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालते हैं, आर में नहीं करना है। आर में यहाँ पे मैं माइनस लिख रहा हूँ, स्क्वायर रूट में प्लस 0.6 क्यों नहीं ले रहे, तब जब ऐसी कैलकुलेशन हो तब हम ब्रैकेट में लिखते हैं दैट आर बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई हैव ऑलवेज सेम साइन। तो आपको ऐसा जब भी सम दिया जाए, ऑब्जेक्टिव में भी ऐसे पूछते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्टेटमेंट चेक करने का बोला है वो तो ठीक बात है, बाकी आपको ये दो वैल्यू दे देंगे बी वाई एक्स बी एक्स वाई और फिर पूछेंगे फाइंड आर, और ज़्यादातर बच्चे पॉजिटिव आंसर लिख देते हैं तो पॉजिटिव नहीं आएगा। और इसी वजह से जो उन्होंने पूछा है चेक द वैलिडिटी, तो हम कहेंगे देयरफॉर द स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है, जो स्टेटमेंट जो दिया गया है वो क्या है, गलत है, ठीक है। तो उतना खाली हमें ध्यान रखना है, बाकी कोई कष्ट है नहीं। आर -0.6 होना चाहिए। छोटा सा एग्जाम्पल इसी के साथ लिखना आप प्रॉपर्टी के साथ, क्योंकि ये प्रॉपर्टी का यूज हमने यहाँ पे किया है। जब भी आर ढूंढना हो खास ध्यान रखना है बच्चों कि आप मल्टीप्लाई कर लेते हो तब तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, मगर स्क्वायर रूट निकालने के बाद फिर चेक करना है, अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव लिखो, दोनों के दोनों नेगेटिव हो तो नेगेटिव लिखो, ठीक है। तो वो आपको याद रखना है अपने हिसाब से बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, एंड ब्रैकेट में ये प्रॉपर्टी ज़रूर मेंशन करना, ठीक है। तो सेकंड प्रॉपर्टी भी हो गई हमारी। अब बाकी की तीन प्रॉपर्टी है वो तो नॉर्मल है, सीधा मैं पढ़ लूँ तो भी चलेगा, मगर अगर मैं सीधा पढ़ूंगा तो आप लोग लिखोगे नहीं, इसलिए मैं भी वो प्रॉपर्टी ज़रूर लिखूंगा, क्योंकि क्या है आप जितना जैसा काम देखोगे वैसा ही करते हो, तो इस वजह से मुझे भी करना पड़ेगा प्रॉपरली आपके लिए। सो प्रॉपर्टी नंबर 3, अब इसमें ज़्यादा कष्ट है नहीं, वो सीधा ही हम पढ़ के लिख देते हैं क्योंकि वो समझ में आ ही जाता है विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है। सो इफ टू वेरिएबल्स हैव परफेक्ट रिलेशनशिप, प्रूफ जरूर दी गई है मगर मैं पहले ही कह चुका हूं आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है प्रूफ सभी। टू वेरिएबल्स हैव परफेक्ट रिलेशनशिप्स, परफेक्ट रिलेशनशिप का मीनिंग होता है आइदर परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट नेगेटिव। वन रिग्रेशन कोएफिशिएंट, वर्ड्स को चेंज मत करना प्लीज, प्रॉपर्टी में एक एक दो दो लाइन का ही पार्ट है, इसलिए मैं भी चेक करके प्रॉपरली लिख रहा हूं अंदर के हिसाब से। कोएफिशिएंट इज रेसिप्रोकल टू द अदर वन, ठीक है। अब प्रॉपर्टी नंबर 1 का ही इस्तेमाल ज़्यादातर हो रहा है सभी जगह पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं कहने वाला हूँ आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, जो मैंने कहा, या आप आर वाला भी लिख सकते हो। परफेक्ट रिलेशनशिप, यानी जब भी ऐसा वर्ड मेंशन किया जाए, क्लियरली लिखा हो परफेक्ट रिलेशनशिप, आइदर परफेक्ट पॉजिटिव या परफेक्ट नेगेटिव, तो इसका मीनिंग होता है प्लस और -1, आर की वैल्यू प्लस और -1 होगी। क्यों? क्योंकि परफेक्ट बोला है, पॉजिटिव हो तो +1, नेगेटिव हो तो -1। बट एज वी कैन ऑब्जर्व दैट
चाहे +1 हो या -1, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो हमें क्या मिला, बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई इज इक्वल टू 1, यानी दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर मैं बी वाई एक्स लिखूँ तो 1/bxy होगा, यानी ऑब्जेक्टिव में ऐसा हिस्सा पूछ सकते हैं, आपको बी वाई एक्स की वैल्यू या बी एक्स वाई की वैल्यू दे दे और कहे टू वेरिएबल्स है परफेक्ट कोरिलेशन, देन फाइंड आउट बी एक्स वाई या फाइंड आउट द अदर रिग्रेशन कोऑफिशिएंट। तो उस वक्त कोई स्मॉल ए की ज़रूरत नहीं है, कोई कैपिटल ए की ज़रूरत नहीं है, कोई रिग्रेशन लाइन की ज़रूरत नहीं है, एक के ऊपर से आपको दूसरा वेरिएबल दूसरा रिग्रेशन कोऑफिशिएंट मिलेगा, चाहे कोई भी एक दिया जाए। ठीक है, वही कह रहे हैं यहाँ पे, परफेक्ट रिलेशनशिप हो तो वन रिग्रेशन कोऑफिशिएंट इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम्स पूछी जा चुकी है ये प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है, अब उसमें ज़्यादा कोई कष्ट नहीं है, ये हम पहले भी बता चुके हैं आगे जब सम कर रहे थे तब, कि कोई भी अगर रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स अगर आप ढूंढ रहे हो तो एक वेरिएबल एक की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है तो दूसरे की वैल्यू उतनी ही कम होगी। अल्टीमेटली जो है r² शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, उसका इस्तेमाल किया है, द प्रोडक्ट ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स इज r² विच कैन नॉट एक्सीड 1। ठीक है, और ये तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन के ऊपर से है कोरिलेशन में। ये अभी हमने पहली प्रॉपर्टी देखी वही लिख रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स इज r² एंड इट कैन नॉट एक्सीड 1। क्यों? क्योंकि याद कराता हूं मैं, r² की वैल्यू जो है वो होती है बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, एंड एज वी नो दैट r² है यानी दैट इज बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, तो दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1, या हम कह सकते हैं इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। यानी उसे बाद में एक्सप्लेन किया गया है कि हैंस इफ वन वेरिएबल वन रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन 1 देन द अदर रिग्रेशन कोएफिशिएंट मस्ट बी लेस देन 1। ये तो हम ऑब्जर्व कर चुके हैं, वो बी आई वाई एक्स बी एक्स वाई वाला सम हमने किया था, तो एक में आंसर आया था -291.1, दूसरे में आंसर आया था 0.032। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर मैं याद नहीं रखता, ऑब्जर्व करके बता देता हूँ। एग्जैक्टली सम नंबर हमने देखा था, यस 15 नंबर इन न्यू एडिशन और पुराने में शायद 17 नंबर था। तो माइनस में दोनों आंसर थे, एक में 0.0032 था माइनस, दूसरे में आया था -292.1। मगर दोनों का अगर प्रोडक्ट करते हो, प्रोडक्ट ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, मैक्सिमम 1 होगा या उससे कम। तो ये प्रॉपर्टी वैसे आगे वाले कोरिलेशन में से ही ली गई है, कोई चेंज उसमें है नहीं। तो ये हुआ हमारा चौथा पार्ट, एंड पांचवा तो मैं कह ही चुका हूं आगे भी, दैट रिग्रेशन कोएफिशिएंट यस द रिग्रेशन, वर्ड्स वैसे चलता है कोई टेंशन नहीं, मगर फिर भी द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, आगे हमने देखा था कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। यहाँ पे हमने एक स्पेशल फॉर्मूला आगे देखी थी, वो समझो अभी डिस्कस किया, उसमें इनटू CY/CX वाला पार्ट। रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ origin but not of scale। ठीक है, स्केल परिवर्तन थी मुक्त નથી, उद्गम बिंदु परिवर्तन करशो तो चालसे। ठीक है, तो ये 5 इंपॉर्टेंट वेरी वेरी सॉलिड मोस्ट IMP प्रॉपर्टीज है हमारी, जिसको हमने ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो इन प्रॉपर्टीज को समझने के बाद अब एक आध दो एग्जाम्पल जो है मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूँ। नया सेक्शन जो है लेक्चर का वो हम नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर जो है मेन इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट रहा, और एक वो कोवेरियंस वाली छोटी सी फॉर्मूला वाला पार्ट देखा है हमने। ठीक है, न्यू पार्ट जो है उसका मुझे मिनिमम 30 to 35 मिनट्स चाहिए, और इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो लेक्चर थोड़ा हैवी होगा, और मुझे वो पार्ट नए पार्ट में ही समझाना है आपको, तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। अब होमवर्क के लिहाज से कहे तो इलुस्ट्रेशन भी अब आपको करने का मौका मिलने वाला है। क्यों करने का मौका मिलेगा? क्योंकि हमने जो अभी सम्स किए हैं वैसे ही हमारे पास सम है। इलुस्ट्रेशन नंबर 3 आप करोगे। ठीक है, इलुस्ट्रेशन नंबर 3 एंड
पीछे भी हमारे पास है एक आध दो छोटे छोटे इलुस्ट्रेशन। यस, देन इलुस्ट्रेशन नंबर 9 है, 2 इलुस्ट्रेशन करने हैं। एक्सरसाइज में अगर जाए तो मैंने एक सम आपके लिए अभी छोड़ा था, जो मैंने कहा थोड़ी देर पहले कि वो सम करने का मौका आपको मैं दूंगा। 38 एक्सरसाइज का सम, जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, खाली एक ही लाइन आपको एस्टिमेट करनी है, ठीक है। और यूनिवर्सिटी के पिटारे से, ठीक है, यूनिवर्सिटी में इसी टाइप के एग्जाम्पल्स पूछे गए हैं जो लास्ट में हमने किए थे वैसे ही, तो वो करने का मौका भी आपको क्यों ना मिले। तो 2 इलस्ट्रेशन एंड छोटे छोटे 2 एग्जाम्पल, यानी वैसे आपका अब तक का पार्ट का रिवीजन हो जाएगा। और नेक्स्ट जो सेक्शन आने वाला है चैप्टर का सेकेंड हाफ है, जिसमें से एक सम ऑलमोस्ट 99.99% होता ही है, इसमें से नहीं आता ऐसा नहीं है, आगे वाले पार्ट में से भी होता है, क्योंकि वैरायटी क्या है, क्वेश्चन नंबर कोई भी दिया जाए ए बी वर्सेज ए बी एंड सी, कुछ इस तरह से फॉर्मेट रहता है, ऑब्जेक्टिव का पार्ट लास्ट में होता है। तो 4 जगह पे पूछा जाता है, एक थियरी होगी, एक एग्जाम्पल और 2 एग्जाम्पल, ओवरऑल 3 एग्जाम्पल पूछे जाते हैं 7-7 मार्क्स के। तो 3 टाइप के एग्जाम्पल हो सकते हैं, पहला सम अब तक के सेक्शन में से एक कोई भी, दूसरा एग्जाम्पल अब आने वाली मेथड, और तीसरा एग्जाम्पल होता है बाईवेरिएट टेबल मेथड का अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो इस तरह से पूरा काम रेडी करो, कुछ भी डाउट लगता है आपको तो एज यूजुअल आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक का काम रखेंगे आज के लेक्चर में। जय माता जी, थैंक यू। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.